हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के टाइप्स और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उनकी ज़रूरतें। तो सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के युग में बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बड़े लार्ज टाइप के बिजनेसेस हैं और उनके जो आकार बढ़ने के कारण उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है और इन अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जब सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन आवश्यकताओं ने ही बहुत सारे जो स्कोप हैं अकाउंटिंग को बढ़ा दिया है। इसका अकाउंटिंग के अलग अलग फील्ड्स बना दिए हैं, सब फील्ड्स बना दिए हैं। कहा भी गया है आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। ठीक उसी आवश्यकता ने बहुत सारे जो सब फील्ड हैं अकाउंटिंग के उनको जन्म दे दिया है। तो हम उनके सब फील्ड्स या टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जहाँ पे हम फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं। इसके तहत हम जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन है बिज़नेस के, उन लेन देनों का लेखा करते हैं, उनकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिर उनसे ये सब करने के बाद, पोस्ट पालन करने के बाद, फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी फाइनेंशियल जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। उनसे बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं और वो उनसे रिज़ल्ट निकाले जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है और उन रिज़ल्ट को जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन सब तक पहुंचाया जाता है। जो भी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन की इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जिनका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, जो कि प्रोबेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, ओनर ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, इस तरह की सारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन तक सूचनाओं का पहुंचाना, ये है जो ये फील्ड, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमारा वित्तीय लेखांकन है। दूसरा जो फील्ड है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत जो है बिज़नेस का एक अहम पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर कोई बिज़नेस अपने उत्पाद की लागत को कंट्रोल रखने में सफल हो जाए तो वो अपने प्राइस का प्रोडक्ट भी कम रख पाएगा और जब जिसके प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो प्रोडक्ट ज़रूर सफल होगा, उसकी सेल अच्छी होगी। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए जो फील्ड है, जो अकाउंटिंग है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो बात करती है वो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, इसकी बात करती है कि कुल लागत, प्रोडक्ट की जो टोटल बिजनेस की कुल लागत कितनी है, वो प्रति यूनिट जो लागत आती है, प्रति वस्तु जो लागत आती है वो कितनी है, और इन्हीं के आधार पर फिर प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कॉस्ट की प्रोडक्शन भी की जाती है, उसका पूर्वानुमान भी लगाया जाता है कि कॉस्ट आने वाले समय में कितनी कॉस्ट आएगी, पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए। तो कॉस्ट का जो मूल्यांकन है, जो उसका अनुमान है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत किया जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध की है लेखांकन। प्रबंध को कि बिजनेस की जो सारी की सारी ओवरऑल जो हैंडलिंग की जिम्मेवारी है वो प्रबंध के ऊपर है और प्रबंध को अपना काम करने के लिए, बिज़नेस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अनेक प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग जो प्रकाशित और अप्रकाशित जो सूचनाएं हैं प्रबंध की, उनसे मिलती हैं और उनके आधार पर वो कंट्रोल करता है बिजनेस को। अपनी कुछ टेक्निक्स हैं जिनके आधार पे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो टूल हैं, उन टूल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है बिजनेस को। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंट के लिए अकाउंटिंग यूज़ की जाती है हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। हर एक जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है और प्रॉफिट के ऊपर सरकारें टैक्स लगाती हैं, क्योंकि उसी टैक्स से सरकारें फिर खर्चा करती हैं, पब्लिक वेलफेयर के काम करती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ जैसे इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये प्रोडक्ट पर लगता है। तो ऐसी अकाउंटिंग जो जिनके आधार पे, जिनके द्वारा टैक्स का वैल्यूएशन, टैक्स का निर्धारण किया जाता है, हम उस अकाउंटिंग की ब्रांच को बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और इसका जो लास्ट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। हमें पता है कोई भी जो बिज़नेस है वो किसी न किसी समाज में काम करता है, समाज से बाहर नहीं रहता। तो बिज़नेस के लिए चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो लेबर की बात हो या रॉ मटेरियल की बात हो, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कस्टमर जो प्रोवाइड करता है बिज़नेस को, वो सारे के सारे समाज से मिलते हैं, समाज ही प्रोवाइड करवाता है। तो जब सब कुछ समाज का यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट वहाँ का यूज़ है, लेबर वहाँ से यूज़ करते हैं, कस्टमर भी वहीं से मिलते हैं, तो फिर बिज़नेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के तरफ। वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वो जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज का, वहाँ का एनवायरनमेंट वो प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना होने दें, जो सामान बनाएं वो अच्छी क्वालिटी का हो, उचित मूल्य पर हो, और वहाँ पे लोगों को, जनरल पब्लिक के लिए रोज़गार के अवसर जो है बिज़नेस वो प्रोवाइड करवाए। तो इसी को देखते हुए जब समाज के इतने सारे जो दायित्व समाज के प्रति बिज़नेस के हैं, तो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है समाज भी लोगों को बहुत सारी रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो रिपोर्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है। और ये काम जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करती है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो क्वालिटी मेंटेन हो, और लोगों की जो ग्राहक हैं हमारे उनकी संतुष्टि हो, ये सारी चीज़ें। और आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के तहत ही, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट के तहत ही हमारे कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर एक कंपनी और जो भी कारपोरेट हैं वो अपने प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 2% उनको सोशल वेलफेयर के जो काम हैं उनमें उनको लगाना होता है। तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन से यूज़र हैं, कौन से हम इनकी बात करते भी आए हैं, और उनको इन इंफॉर्मेशन की किस लिए ज़रूरत है, किस पर्पज़ में ये इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम दो तरह के जो यूज़र्स हैं उनकी बात करते हैं, दो भागों में इनको बांटते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता। जो बिज़नेस का अहम पार्ट है, बिज़नेस का अंग है, उस तरह के यूज़र जो हैं हम उनको बोलते हैं इंटरनल यूज़र। और जो बिज़नेस में उनका इंटरेस्ट तो है लेकिन बिज़नेस का वो आंतरिक भाग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, हम उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। तो सबसे पहले इंटरनल यूज़र में हम बात करते हैं, दो तरह के ये हो सकते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर मीन्स स्वामी, बिज़नेस के स्वामी, और मैनेजमेंट प्रबंध। अब ओनर जो है, कोई भी बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, वो अपने लाभ के लिए करता है। तो बिज़नेस का जो मालिक है वो उन सूचनाओं में इंटरेस्ट रखता है कि उसकी लाभदायकता कितनी है, प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट हो भी रहे हैं तो किस रेट से वो बढ़ रहे हैं या वो संतुलित हैं या फिर घट रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में वो इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बिज़नेस की वो क्या है, तो ये इंटरनल यूज़र हैं ओनर्स। दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग के लिए, जैसे फ्यूचर में कॉस्ट के लिए प्लानिंग करनी है क्या, या उसके प्राइस के लिए बात करनी है, सेल प्राइस क्या रखा जाए, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, फ्यूचर में जो प्रोबेबल वो ये भी देखना होता है उसको कि हमारे जो कंपटीटर हैं उन्होंने अपने प्राइस तो नहीं घटा दिए। तो प्लानिंग के लिए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको अकाउंटिंग से मिलती है मैनेजमेंट को। और ये दो तरह की चीज़ों से मिल सकते हैं, दो तरह के इनके सोर्स हो सकते हैं। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो रिपोर्ट हैं
वो बिज़नेस के द्वारा पब्लिश की जाती हैं साल के एंड में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें पब्लिश होती हैं। और ये पब्लिश जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों तरह के जो हमारे यूज़र हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनके लिए अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो अनपब्लिश जो रिपोर्ट हैं, जो कि केवल बिज़नेस के ही पास होती हैं, जो आंतरिक चीज़ें होती हैं पब्लिश नहीं की जाती, उनका लेखा किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं उनके, मैनेजमेंट के पास वो भी अवेलेबल होती हैं और उनके आधार पर मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग करती हैं, डिसीजंस लेते हैं और अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स। और दूसरे में हम करेंगे बात एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या संभावित विनियोक्ता। जो व्यक्ति फ्यूचर में कभी न कभी अपना पैसा किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोबेबल या पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब किसी भी व्यक्ति को वो व्यक्ति अपना पैसा किसी बिज़नेस में तभी इन्वेस्ट करेगा, तभी लगाएगा अगर उसको इस बात की गारंटी हो कि उसका पैसा सेफ़ है, यानी उसका पैसा वापस आ सकता है, और दूसरा उसमें से उसको कुछ न कुछ इनकम होगी, वहाँ से कुछ आय होगी। तो इसके लिए कोई भी प्रोबेबल इन्वेस्टर इन इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा। एक तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट कितना है, अगर कोई कंपनी स्टेडी प्रॉफिट कमा रही है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है, उसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा कि उसको आय होगी, क्योंकि एक प्रॉफिट में से ही शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर को पैसा दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। और दूसरा, अगर उसकी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी, वो जो कि बैलेंस शीट से पता चलता है, तो ये दो चीज़ें, दो इन्फॉर्मेशन जब पता चलेंगी और वो फेवरेबल इन्फॉर्मेशन होंगी, तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। जो व्यक्ति किसी भी बिजनेस को अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं, तो वो हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति तभी देगा जब उसकी लोन लेने की कैपेबिलिटी किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की अच्छी होगी और उसको अपना पैसा सुरक्षित लगे, जो कि वो वापस आ जाए। तो वो कंपनी की उधार क्षमता देखेगा कि कंपनी अपनी जो उधार है वो चुकाने में कैपेबल है या नहीं है। अगर कोई बिजनेस कैपेबल होगा, यानी कि उसके पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी होने जा रही हैं उनको पे करने की क्षमता में है, तो उसको वो अपना पैसा अल्पकाल के लिए किसी भी बिजनेस को लैंड करेगा, उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये दूसरे जो यूज़र हैं इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल। उसके बाद है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। जो दीर्घकाल के लिए पैसा किसी भी बिजनेस को देते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। अब जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी व्यवसाय में पैसा उधार देते हैं, लोन के रूप में देते हैं, उनको इस बात से में इंटरेस्ट है कि उनका जो होने वाला उसके ऊपर जो ब्याज बनता है उनका दे ब्याज, और साथ में वो जो पैसा है मैच्योरिटी के टाइम पे जितने टाइम के लिया है उस टाइम पर वो पैसा उनका वापस हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर लगता है किसी भी लोन देने वाले या क्रेडिटर को लगता है कि उसका पैसा सेफ़ है, वो वापस आ सकता है, तो उसमें पैसा देगा, क्रेडिट देगा, नहीं तो नहीं देगा। और ये चीज़ ये कहाँ से पता चलेगी? जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से उसके एसेट्स कितने हैं, किसी भी बिज़नेस की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के रूप में, फाइनल अकाउंट के रूप में कंपनी या बिज़नेस जो पब्लिश करते हैं, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद है एम्प्लॉइज़। वैसे तो एम्प्लॉइज़ किसी भी बिज़नेस में के अंदर काम करते हैं तो हमें लगता है कि ये इंटरनल यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होने चाहिए, लेकिन हम इनको एक्सटर्नल यूज़र में काउंट करते हैं। इसका कारण ये होता है कि सभी एम्प्लॉइज़ के पास सारी की सारी बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होती। सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर उनका
उनकी पहुंच नहीं होती। अलग अलग तरह के एम्प्लॉइज़ जो है बिज़नेस में होते हैं। अब कोई भी एम्प्लॉइज़ किन इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा, उनको एक तो फेयर वेज मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी टाइमली मिलनी चाहिए, उनको प्रॉफिट का एक उचित हिस्सा एम्प्लॉइज़ को मिलना चाहिए। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये देखना चाहते हैं कि उनकी सैलरी, कोई भी कंपनी पे करने में, कोई भी बिज़नेस उनकी सैलरी टाइमली पे करने में कैपेबल है या नहीं है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जैसे बैलेंस शीट से या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन से कोई एम्प्लॉई ये पता कर सकता है कि हमारा जो प्रोविडेंट फंड का जो शेयर है वो टाइमली डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हमारा पैसा प्रोविडेंट फंड में जो शेयर बनता है वो जमा नहीं करवा रही हो। तो नेक्स्ट जो है यूज़र, वो हैं टैक्स अथॉरिटीज़। बिज़नेस को टैक्स पे करने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कहाँ से कैलकुलेट होंगे? कोई भी अथॉरिटी जो टैक्स लगाएगी, जैसे जीएसटी है तो वो सेल्स पे, परचेज पे जीएसटी लगता है, तो वो वहाँ से उनके इन्फॉर्मेशन या इनकम टैक्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सूचनाएं चाहिए टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो ताकि वो अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकें। उसके बाद है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज़। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन चाहिए, वेलफेयर के फ़ंड के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आता है। गवर्नमेंट बहुत सारे अनुदान देती हैं, बहुत सारे, और वो अनुदान टैक्स के रूप में जो कलेक्शन होती है पैसे फंड्स की, उसी फंड में से गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं। और टैक्सेशन करती है गवर्नमेंट, संसाधनों का बंटवारा करती है। ये सारे के सारे काम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा तभी किए जाएंगे जब उनके पास इन्फॉर्मेशंस होंगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी, और उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ या इस संदर्भ में संसाधनों का बंटवारा, अनुदान, टैक्सेशन, इन सब के आधार पे अपनी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो है बनाएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। हमने एक लेखांकन के जो टाइप किए थे वहाँ पे हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अलग से अकाउंटिंग का एक पार्ट के रूप में पढ़ा था, और यहाँ पे हम बात करते हैं जो यूज़र की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। बहुत सारे समाज में बहुत सारे ग्रुप बनते हैं जो कारपोरेट की या कंपनीज़ की या बिज़नेस हाउसेज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाने का काम करते हैं। तो इन ग्रुप को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा जो 2% के प्रॉफिट को वेलफेयर के कामों में, सोशल वेलफेयर के कामों में लगाने वाली बात है, तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी के पास उसका नेट प्रॉफिट कितना है, वो उसने इन्वेस्ट किया भी है, उन कामों में लगाया भी है या नहीं है। दूसरा, वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको परफॉर्म कर भी रहे हैं नहीं, यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमने यहाँ पे बात की थी कि वो जो प्रोडक्ट है उनका क्वालिटी अच्छी हो, लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उचित मूल्य पर दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रहे, या फिर लोगों को रोज़गार देना, यानी कि अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की वो उनको परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी उनको जो भी सूचनाएं चाहिए ग्रुप्स को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप को, इनको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग से मिलेंगी। उसके बाद है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक भी बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। बहुत सारी सामान्य जनता को बहुत सारी सूचनाएं चाहिए, जैसे रोज़गार के लिए सामान्य जो आम जो पब्लिक है वो बिजनेसेस के पास जाती है, वो रोज़गार अपने एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, प्रोडक्ट जो है उनका वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, वहाँ पे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी इस जनरल पब्लिक को चाहिए, और ये इसलिए एक एक्सटर्नल यूज़र है इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है कि उसका एकाधिकार है मार्केट के ऊपर। मार्केट में सेम बिजनेस में बहुत सारे व्यवसायी होते हैं और वो व्यवसायी एक दूसरे के कंपटीटर या प्रतिस्पर्धी कहलाते हैं। तो एक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी की जानकारियों में इंटरेस्टेड है तो उनको जैसे वो भाई मूल्य निर्धारण नीति क्या है,
कहीं वो अपना डिस्काउंट तो नहीं दे रहे, या और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं दूसरे अपने कंपटीटर की, वो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और ये जानकारी उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलती है। और इन्हीं जानकारियों के आधार पर कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसीज़ जो है वो निर्धारित करते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कंपटीटर की जानकारी के। अगर कोई भी पॉलिसी या उनसे संबंधित जिसमें उनका संबंध हो, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन की बात है, बिना अपने प्रतिद्वंदी के अगर प्रोडक्ट के प्राइस जाने, कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट के प्राइस निर्धारित कर देता है और बाई चांस उनके प्राइस जो है वो अपने कंपटीटर के प्राइस से ज़्यादा हों, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल ना हो। तो इसलिए कंपटीटर की इन्फॉर्मेशन, कंपटीटर भी किसी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड पार्टी का काम करते हैं और ये एक्सटर्नल यूज़र के अंतर्गत आते हैं, ये इंटरनल यूज़र नहीं है। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, दो तरह के यूज़र हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जिनका बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन तक जिनकी पहुंच होती है। वो दो तरह की हमने बात की थी, ओनर्स और मैनेजमेंट। बिज़नेस के स्वामी और जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वो सारे इंटरनल यूज़र के तहत आते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र की अगर हम बात करें तो होंगे प्रोबेबल इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, पब्लिक, कंपटीटर। और ये सब क्योंकि ये बिज़नेस के आंतरिक भाग नहीं हैं, इसलिए हम इनको एक्सटर्नल यूज़र कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज़ एंड देयर नीड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपकी जो डाउट हैं या क्वेरी हैं उनका समाधान किया जाएगा। जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।